नमस्कार। कर्माबाई महाविद्यालय की इस 5वीं कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है। 2 दिन मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए मैं आपको 2 दिन क्लास नहीं दे पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अंतरिक्ष। या ब्रह्मांड। अंतरिक्ष अंतरिक्ष क्या होता है? हम शाम के समय पर, गर्मियों के समय पर बाहर बैठते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में बाहर सोते हैं तो हम देखते हैं आकाश में एक ऐसा चित्र उभर के सामने आता है। बहुत सारे असंख्य तारे होते हैं, है ना? और कुछ तारे छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ टिमटिमाते हैं। और दिन के समय में सूर्य दिखाई देता है, कभी चंद्रमा दिखाई देता है ना? तो ये सब क्या है? ये सब मिलकर के हमारे ब्रह्मांड की रचना करते हैं। तो आज इस ब्रह्मांड के ऊपर हमारा ये लेक्चर है और ब्रह्मांड के संदर्भ में, ब्रह्मांड के विभिन्न पिंडों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड किसे कहते हैं? देखिए, प्रारंभ में जब मानव के मस्तिष्क में इस ऊपर दिखाई देने वाले तारे, नक्षत्र, ग्रहों के स्वरूप का एक क्रमबद्ध रूप दिमाग में आया, यानी कि विश्व का जो स्वरूप सामने आया इन तारे नक्षत्रों को देख करके, उसको एक संज्ञा दी गई। वो संज्ञा क्या दी गई? ब्रह्मांड की। उसको ब्रह्मांड कहा गया, है ना? उसी को अंतरिक्ष कहते हैं, उसी को ब्रह्मांड कहते हैं, इसी को कॉस्मोस भी कहते हैं, है ना? तो ब्रह्मांड क्या है कि जो भी पिंड हमको आकाश में दिखाई देते हैं उनका एक चित्रित रूप में एक नाम है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, हालांकि कुछ विद्वान ये भी कहते हैं ब्रह्मांड शून्य है। शून्य का तात्पर्य है कि इसका कोई अंत नहीं है, ये इन्फिनिटिव है, अनंत है। तो इसको शून्य की संज्ञा दी जाती है। शून्य का तात्पर्य यहाँ ये नहीं है कि कुछ भी नहीं है। शून्य का तात्पर्य है अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है। अब अंतरिक्ष में हम चर्चा करते हैं सबसे पहले टॉलमी महोदय की। टॉलमी ने 140 ईस्वी में, टॉलमी ने 140 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण बात कही। इन्होंने ये कहा कि पृथ्वी जो है पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। पृथ्वी कहां पर है? ब्रह्मांड के केंद्र में है। अब आप ये मत समझ लेना, ये टॉलमी कह रहे हैं, ये आज की बात नहीं है, ये 140 ईस्वी की बात है, जब टॉलमी ने सबसे पहले ये बात कही कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। और ये टॉलमी कौन थे? ये मिस्र और यूनानी परंपरा के एक विद्वान भूगोलवेत्ता थे, है ना? रोमन भूगोलवेत्ता थे ये। तो इन्होंने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। ये तो बाद की खोजें हुई कि पृथ्वी तो एक सौरमंडल का हिस्सा है, ये तो बाद की खोजें हुई। लेकिन प्रारंभ में इन्होंने यह बात बताई कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सभी ग्रह, जिसमें बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि वगैरह जितने भी ये ग्रह हैं, और यहाँ के सूर्य भी इस पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये सारे पिंड इस पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये बात किसने बताई? पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने की टॉलमी महोदय ने, है ना? तो ये जो संकल्पना थी वो कहलाई जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। जियोसेंट्रिक संकल्पना, ये संकल्पना कहलाई जियोसेंट्रिक, यानी कि पृथ्वी, जियोग्राफी। जियो का मतलब क्या है? पृथ्वी। पिछली क्लास में मैंने बताया है आपको। जियोसेंट्रिक यानी
कि पृथ्वी केंद्र में है और सारे पिंड उसका चक्कर लगाते हैं, अर्थात इस प्रकार से ये पृथ्वी है और ये अलग अलग रूप से सारे ग्रह की परिक्रमा करते हैं। ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर ये परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार से ये वाली कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताई। किसने बताई? टॉलमी महोदय ने। ये सत्य नहीं है, लेकिन मैं उस समय की बात बता रहा हूँ, प्रारंभ की बात बता रहा हूँ कि टॉलमी ने ये बात कही और ये बड़ा ही ऐतिहासिक और वैज्ञानिक इनका तथ्य था कि शुरुआत इन्होंने कम से कम ये तो की कि सौर परिवार की या ब्रह्मांड के संबंध में कुछ पहले, सबसे पहले कुछ संकल्पना दी है ना, इसलिए महत्वपूर्ण है ये। अच्छा, तो टॉलमी ने ये बताया कि पृथ्वी केंद्र में है, लेकिन आगे के विद्वानों ने आगे की खोजें की, है ना। तो आगे एक विद्वान आए, उनका नाम था कॉपरनिकस। कॉपरनिकस आए, तो देखिए इन्होंने क्या कहा। कॉपरनिकस आए 1543 ईस्वी। तो कॉपरनिकस ने यह कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। इन्होंने किसको कहा? सूर्य को केंद्र में बताया। इन्होंने किसको बताया? पृथ्वी को केंद्र में बताया। अब 140 से लेकर के 1543 तक इस पूरे लंबे समय में जितने भी भौगोलिक अध्ययन किए जाते थे, जो भी भौगोलिक व्याख्या की जाती थी, वो पृथ्वी को केंद्र में मान करके की जाती थी सभी देशों के सभी विद्वानों द्वारा। लेकिन 1543 में जब कॉपरनिकस ने यह बात कही कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, पृथ्वी नहीं है, तो जो भी खोजें या जो भी व्याख्याएं या जो भी शोध हुए वो सारे एकदम पलट गए। अब खोज के नए तरीकों को जन्म मिल गया। अब नए तरीके से वैज्ञानिक लोग सोचने लगे। तो अब जब कॉपरनिकस ने ये बात कही कि सूर्य केंद्र में है, तो ये संकल्पना उनकी क्या कहलाई? फिर ये संकल्पना उनकी कहलाई हीलियोसेंट्रिक। हीलियोसेंट्रिक संकल्पना। इस संकल्पना को कहा गया हेलियोसेंट्रिक, यानी कि सूर्य केंद्र में है। अब यहाँ ये ध्यान रखना, ये ब्रह्मांड वर्ड, तब तक तो संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में यही पता था कि यही ब्रह्मांड है हमारा जो दिखाई देता है, बस इतना ही है। और ये जितने छोटे छोटे तारे हैं बहुत छोटे हैं आकार में, और सूर्य और ये जितने भी हैं अपने बुध, शुक्र और पृथ्वी वगैरह, ये बहुत बड़े आकार में, ये मान्यता थी, है ना। उस समय पर इतना विकास नहीं हो पाया था, है ना। तो इन्होंने सौर परिवार की जगह ब्रह्मांड शब्द का प्रयोग किया था अपने, ठीक है। अच्छा, तो अब हेलियोसेंट्रिक संकल्पना किसने दी? कॉपरनिकस ने 1543 में। जियोसेंट्रिक संकल्पना किसने दी? टॉलमी ने 140 ईस्वी में। तो इस प्रकार से ये जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही कॉन्सेप्ट। ये दोनों कॉन्सेप्ट परीक्षा में बहुत पूछी जाती है, तो इनको अच्छे से आप लिख लेंगे। अब इसी क्रम में आगे एक विद्वान हुए हर्शेल। एक्चुअली जो हर्शेल थे, ये हर्शेल ब्रिटिश थे, ब्रिटेन के नागरिक थे, ये ब्रिटिश थे। और इन्होंने, ये ब्रिटिश थे और इन्होंने 1805 में एक बात बताई। अभी तक ये ब्रह्मांड हमारा यही था कि सूर्य के चारों ओर ब्रह्मांड यही था हमारा। उन्होंने बात कही कि ये जो ब्रह्मांड जिसको हम कहते हैं, जो सौर परिवार है हमारा, एक्चुअली क्या है कि एक आकाश गंगा है, एक आकाश गंगा है
और आकाश गंगा का ये सूर्य और इसका परिवार एक हिस्सा है। सौर परिवार क्या है? एक हिस्सा है। इस आकाश गंगा का ये सौर परिवार, जिसको कि ब्रह्मांड समझा जा रहा था, ये तो एक हिस्सा है इसका। ठीक है। अब साहब जब हर्शेल ने ये बात कही 1805 में, तो शोध का विषय बढ़ गया। अभी तक तो ये समझ रहे थे, फिर ये समझने लगे, अब तो ये आकाश गंगा तो बड़ा विशाल एक रूप आ गया हमारे सामने। सौर परिवार तो बहुत छोटी चीज हो गई। अब तक तो हम ये समझते थे कि ये बहुत विशाल चीज है, इससे आगे हमको जानकारी नहीं थी। लेकिन हर्शेल ने 1805 में इस शोध कार्य को करके और ज्यादा बढ़ा दिया, अंतरिक्ष के रहस्य को और बढ़ा दिया, है ना। लेकिन ये बात यहाँ नहीं रुकी। इसी क्रम में एक विद्वान और हैं, 1925 में पी हबल, ये अमेरिका के निवासी थे, अमेरिकन विद्वान थे। और 1925 में इन्होंने क्या कहा, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही इन्होंने ये कहा कि ये जो आकाश गंगा है, ये आकाश गंगा बहुत सारी हैं। ये एक आकाश गंगा नहीं है, कई आकाश गंगाएं हैं, कई आकाश गंगाएं हैं, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं अंतरिक्ष में। और उन आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा ये है, एक आकाश गंगा ये है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये बात कही। और देखिए एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने ये भी कही कि जो रात्रि के समय हम खुले आसमान के नीचे चारपाई पे सोते हैं, तो हम कई बार ये देखते हैं कि एक सफेद सी पट्टी दिखाई देती है आकाश में ऊपर, है ना। हम उसको कहते हैं ऐरावत पथ भी कहते हैं। गांव में ऐसी किंवदंतियां हैं कि वो राजा इंद्र के हाथी का मार्ग है, राजा इंद्र का हाथी है ना, ऐरावत हाथी, वो उस पर चलता है, तो इसलिए उसको ऐरावत पथ भी कहते हैं, मिल्की वे भी कहते हैं उसको, है ना। तो एक्चुअल में ये पी हबल ने ही बताई थी ये बात कि वो एक दृश्य पथ जो दिखाई देता ना, वो दिखाई देता एक पथ सा, मार्ग सा, वो दृश्य पथ क्या है, वो उस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है और जिसका व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। इसका व्यास कितना है? 250 करोड़ वर्ष। 250 करोड़ वर्ष उसका क्या है, ये व्यास है इतना। 250 करोड़ वर्ष उसका व्यास है। ठीक है। तो ये किसने बताया? पी हबल ने। पी हबल ने ये भी दो बातें बताती कि जो हमको दिखाई देता है, जो सफेद रंग का उसको दृश्य पथ का, इन्होंने क्या कहा उसको? दृश्य पथ। दृश्य पथ ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये बोर्ड में नीचे आगे मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। उसको नाम दिया उन्होंने दृश्य पथ। जो दृश्य पथ दिखाई देता है वो दृश्य पथ एक्चुअली आकाश गंगा का, हमारी आकाश गंगा का ही एक भाग है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ब्रह्मांड के संबंध में मैंने आपको 4 विद्वानों की बातें बताई। टॉलमी ने कहा कि जियोसेंट्रिक है, कोपरनिकस ने कहा कि हीलियोसेंट्रिक है, हर्शेल ने कहा कि नहीं साहब ये तो आकाश गंगा का एक छोटा सा हिस्सा है। पी हबल ने कहा कि नहीं साहब आकाश गंगा इतना सही नहीं है, आकाश गंगा बहुत सारी हैं और उन आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा है और उस एक आकाश गंगा में से ये एक आकाश गंगा है जो कि हमारी आकाश गंगा है, जिसमें हमारा सौर परिवार है और हमारे सौर परिवार में कई सारे ग्रह हैं। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मांड की एक प्रारंभिक सूचना आपको दी गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए इसको मैं मिटा देता हूं। अब बात करते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई।
ये तो अभी हमने ब्रह्मांड के स्वरूप की बात की है कि ब्रह्मांड हमारा कैसा है ना। ब्रह्मांड के स्वरूप की बात की है। और आपको एक बात मैं बता दूं, एक छोटी सी बात बता देता हूं कि उपग्रह जन्म लेता है ग्रहों से, ग्रह जन्म लेते हैं तारे से, तारे जन्म लेते हैं आकाश गंगा से, आकाश गंगा मिलकर कई आकाश गंगा मिलकर के विशाल आकाश गंगाएं बनती हैं, विशाल आकाश गंगाएं कई सारी मिलकर के इस ब्रह्मांड का सृजन करती हैं ना। इस प्रकार से ये चेन है। जब मैं आपको उत्पत्ति के बारे में बताऊंगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तब ये चीजें मैं समझाऊंगा। तो अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। आगे क्लासेस में हम पृथ्वी की उत्पत्ति बताएंगे ना, देखिए संकल्पना है। तो देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कई विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए, लेकिन मूल रूप से 2-3 ही लोग हैं। ज़्यादा लोगों ने पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए तो बहुत लोगों ने बातें कही, लेकिन संकल्पनाएं दी, लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए ज़्यादा विद्वानों ने अपने अपने विचार नहीं दिए। तो देखिए इनमें एक सिद्धांत दिया था साम्यावस्था का सिद्धांत। साम्यावस्था का सिद्धांत। दूसरा क्या था, दोलन का सिद्धांत। एक दिया महत्वपूर्ण बिग बैंग का सिद्धांत। बिग बैंग का सिद्धांत। और इनमें भी जो इनके जो प्रतिपादक थे, एक्चुअली सिद्धांत का ये संकल्पना ही है एक तरीके से, है ना। सिद्ध तो हो नहीं पाएंगे ये। बिग बैंग को जरूर विद्वानों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ सिद्ध करने की कोशिश की। मैं इसकी भी चर्चा करूंगा आगे, कैसे सिद्ध करने की कोशिश की, क्या प्रयोग किया था, मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं इनको बता देता हूँ। साम्यावस्था का जो सिद्धांत था वो दोलन सिद्धांत की बात करता हूं पहले। दोलन सिद्धांत दिया था एलन संडेज ने। एलन संडेज, इनका नाम था एलन संडेज। इन्होंने दोलन के सिद्धांत को दिया था। बिग बैंग का सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमेंटियर ने। जॉर्ज लेमेंटियर ने। और ये दिया था साम्यावस्था का, याद आ गया मुझे, थॉमस बोल्टन ने। थॉमस बोल्टन ने दिया था। और इनका एक सहयोगी और थे, एचबी महोदय, थॉमस बोल्टन और एचबी महोदय ने, है ना। तो इन्होंने जो है ये सिद्धांत दिया था। अब इनमें से ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है साम्यावस्था का सिद्धांत, ना ये दोलन का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। जो मुख्य रूप से जो सर्वमान्य है, सबसे ज्यादा जिसको मान्यता मिली है, वो है बिग बैंग का सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटियर का। तो इसलिए हम जॉर्ज लेमेंटियर वाले सिद्धांत की बात करते हैं। इनको मैं मिटा देता हूं, इन दो को मुख्य रूप से चर्चा की बात कर देता हूं। बिग बैंग का सिद्धांत, बिग बैंग की संकल्पना, मैं संकल्पना इसको बोलता हूं, ठीक है। ये एचबी जो है, इनका नाम था हरमन करके था, है ना। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, अपन बात करते हैं बिग बैंग की संकल्पना। तो ये किसने दिया था, जॉर्ज लेमेंटियर। जॉर्ज लेमेंटियर कौन थे? जॉर्ज लेमेंटियर कौन थे? ये बेल्जियम के, बेल्जियम देश है, बेल्जियम के निवासी थे। और वहां के कौन थे? ये पादरी थे, ये चर्च के पादरी थे।
चर्च के पादरी थे और इनको कुछ विद्वानों ने खगोलक भी कहा है। इनको वैज्ञानिक की संज्ञा भी दी जाती है, कुछ पुस्तकों में इनको वैज्ञानिक के रूप में भी बताया गया है। मूल रूप से ये पादरी थे, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था, जॉर्ज लेमेंटर महोदय ने अपने सिद्धांत के अंदर कि 15 अरब वर्ष पूर्व, यानी कि 15 अरब वर्ष पूर्व एक ठोस विशालकाय पिंड था, एक महान विशालकाय, बहुत ही एक विशालकाय पिंड था, बहुत बड़ा एक पिंड था 15 अरब वर्ष पूर्व। ये विशालकाय पिंड अग्निपिंड था, ये धड़कता हुआ था, अग्नि के रूप में था, अग्निपिंड था। ये विशालकाय अग्निपिंड था, यानी कि इस पर गैस, बाहरी आवरण पर गैस थी और आंतरिक आवरण जो विशाल ठोस था। तो इसमें होता क्या है कि अचानक विस्फोट होता है, अचानक क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, अचानक विस्फोट होता है और अचानक विस्फोट होने के कारण इसका फैलाव हो जाता है, फैलाव यानी कि बिखराव हो जाता है, बिखराव हो जाता है, यानी कि एक ठोस पिंड था और उसमें विस्फोट होता है और एकदम से फैल जाता है चारों तरफ, है ना, फैलाव हो जाता है उसमें। और ये फैलाव होकर के ये समूहन होता है इसमें, यानी कि फैलाव होकर के समूहन, सभी का समूहन नहीं होता है, जो फैल जाते हैं ना, एक एक अलग अलग हो जाते हैं, तो जो बड़ा पिंड होता है उसके साथ छोटे वाले पिंड होते हैं वो उससे जुड़ जाते हैं, ठीक है, वो समूहन होता है इस तरीके से। और समूहन होकर के ये ठंडा रहता है, ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर के इससे ही आकाशीय पिंडों का निर्माण हो जाता है, आकाशीय पिंड बन जाते हैं। तो इस प्रकार से, और ये आकाशीय पिंड क्या है, ये आकाशीय पिंड है सूर्य, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, शुक्र ग्रह, उल्कापिंड, इस तरीके की रचना, ये इस तरह के आकाशीय पिंडों का निर्माण हो जाता है इस बिग बैंग संकल्पना के अनुसार, जो जॉर्ज लेमेंटियर ने, बेल्जियम के निवासी थे, इन्होंने ये संकल्पना दी थी, जो कि पादरी थे, खगोलज्ञ थे। कुछ लोगों ने इनको वैज्ञानिक की संज्ञा भी दी। तो ये जॉर्ज लेमेंटियर की संकल्पना थी और इन्होंने ये जो संकल्पना दी उसका जो समय था वो 1960 और 70 के बीच का है। इस समय पर इन्होंने ये बात कही अपनी, जॉर्ज लेमेंटियर। तो मैं एक बार इसको फिर से ब्रीफ कर देता हूं। बेल्जियम के पादरी थे जॉर्ज लेमेंटियर, उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में एक संकल्पना दी। उस संकल्पना का नाम था, उस संकल्पना का क्या नाम था, बिग बैंग की संकल्पना। और ये 1960 और 70 के दशक में सामने आई। इन्होंने बताया था कि 15 अरब वर्ष पूर्व अंतरिक्ष में केवल एक ही पिंड था। ये बहुत सारे दिखाई देते हैं ना, ये तारे वगैरह, ये इतने सारे नहीं थे, सिर्फ एक ही था। यानी कि मैं यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको कि एक विशालकाय पिंड था, ये था, बस एक ही था, सिर्फ एक ही पिंड था। और इसमें क्या होता है, विस्फोट हो जाता है, इसमें विस्फोट हो जाता है। ये विशालकाय पिंड धधकता हुआ अग्नि का गोला था और इसमें विस्फोट हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। तो ये विस्फोट होकर के इस प्रकार से इसका फैलाव हो जाता है, इस प्रकार से इसका क्या हो जाता है, फैलाव हो जाता है। तो ये एक इतने इस आकार में था, पहले ठोस था, इस आकार में था। तो ये इस आकार से बिखराव के फलस्वरूप, फैलाव के फलस्वरूप ये क्या हो जाता है, इतने हिस्से में फैल जाता है, इतने हिस्से में इसका निर्माण हो जाता है बिखराव के बाद। अब जब बिखराव हो गया, फैलाव हो गया, तो इनका भी क्या होता है, समूहन होता है। यानी छोटे छोटे पिंड जो भी होते हैं ना, छोटे छोटे राख, धूल, मिट्टी वगैरह जो इसके आसपास जो थे,
उनका समूहन होता है, यानी ये इकट्ठे होकर के एक बनता है, ये इकट्ठे होकर के एक बनता है, ये एक, छोटे छोटे भी तो इसमें ऐसे करके बिखराव होगा, तो छोटे छोटे पिंड भी तो रहे होंगे इसमें, है ना। जरूरी थोड़ी है बड़े बड़े खंड ही टूटे होंगे, विस्फोट में तो छोटे बड़े सब तरह के पिंडों का निर्माण हुआ होगा। तो अब समूहन का मतलब है कि छोटे छोटे जो कण थे वो भी समूहन होकर के एक बन गया, ये ठोस बन गया, ये ठोस बनता चला गया। जो बिखराव हुआ ना चारों तरफ, वो बड़े बड़े पिंडों के साथ उनका जुड़ाव होता चला गया। फिर वही प्रक्रिया फिर हुई, फिर इनमें विस्फोट हुआ तो और फैल गए, और इनका विकास हो गया, फिर और ज्यादा फैल गई, और ज्यादा हिस्से में फैल गई, और बड़े विशालकाय हो गई। इस प्रकार से यानी कि इनका और विकास हो गया, और ज्यादा विकास हो गया, फिर इनका ऐसे करके और ज्यादा विकास हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रारंभ में एक पिंड था विशाल, इससे ये विकास हुआ, इससे यानी इस प्रकार का ब्रह्मांड बन गया, इससे फिर इस प्रकार का ब्रह्मांड बन गया, इससे फिर और आगे विस्फोट होकर के फैला पाला बन जाएगा। और जॉर्ज लेविटन ने यह कहा कि ब्रह्मांड में जो दूर दूर तारे हैं, है ना, दूर दूर जो तारे हैं वो इस बात का प्रमाण है, इनका फैलाव हुआ है, इसीलिए वो इतने दूर दूर हैं, अन्यथा की स्थिति में ये एक साथ हो जाते हैं, है ना। जॉर्ज लेविटन ने ये बात कही है। तो आप ये समझ के हमसे बिग बैंग की संकल्पना को, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आगे फिर आपको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब मैं इसको मिटा देता हूं। जॉर्ज लेवेंटियम का जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है ना, ये पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में भी दिया जा सकता है ना। ये पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में भी इसको प्रयोग में लाया जाता है कि पृथ्वी जो है आज जैसी है, ये विस्फोट के फलस्वरूप बनी है, ठीक है। इसी क्रम में मैं आपको एक महत्वपूर्ण एक रिसर्च के बारे में बताता हूं, जो रिसर्च हुई थी और वो किसने की थी, वो रिसर्च की थी CERN द्वारा, CERN द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या है, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ये एक रिसर्च हुई इस संगठन द्वारा, ये यूरोपीय देशों का एक संगठन है, इसने एक रिसर्च की जो कि जिनेवा में हुई। कहां पर हुई, जिनेवा में हुई, जिनेवा के अंदर ये रिसर्च हुई। और इस रिसर्च में विश्व के 1000 वैज्ञानिकों ने भाग लिया। विश्व के 1000 वैज्ञानिकों ने भाग लिया इस रिसर्च में। और यह रिसर्च क्या थी कि इसमें 100 फीट गहरा एक गड्ढा खोदा गया, 100 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया, और इस गड्ढे को खोद करके 27 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई गई। 27 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई गई और उसमें एक महाप्रयोग किया गया। उस महाप्रयोग का नाम दिया गया LHC, लार्ज हैड्रन कोलाइडर। लार्ज हैड्रन कोलाइडर, इस महाप्रयोग का नाम दिया गया लार्ज हैड्रन कोलाइडर, है ना। बेटा ये थोड़ा लाइट बंद करो ऊपर की, इसका फॉक्स आता है।
चेहरे पे फॉक्स आता है, एक बार लाइट हुई तो अब थोड़ा ठीक आ रहा है क्या ना? रोशनी ठीक है, दिख रहा है कि थोड़ा अंधेरा जरूर हो गया है? अच्छा सॉरी। तो महाप्रयोग किया गया LHC, लार्ज हैडन कोलाइडर, ठीक है। अब इस महाप्रयोग में थोड़ा अंधेरा हो गया, लाइट जलाई होगी, ठीक है, थोड़ा अंधेरा हो गया, ठीक। तो इस महाप्रयोग में LHC, लार्ज हैडन कोलाइडर, ये जो प्रयोग हुआ, इस प्रयोग में देखिए क्या था, इसमें उन्होंने ये किया कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, ये होते हैं। तो प्रोटॉन की बीम कहते हैं, टॉर्च की लाइट देते हैं ना, वो बीम कहते हैं, प्रकाश पुंज एकदम से जाता है उसको बीम बोलते हैं। प्रोटॉन की बीम प्रकाश की गति से जो प्रकाश की गति है ना, उसी गति से प्रोटॉन की बीम को उस जो सुरंग है, इस सुरंग में गुजारा गया और हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया। ये हिग्स बोसॉन क्या है? देखिए, हिग्स बोसॉन को ही डार्क मैटर भी कह लेते हैं, हिग्स बोसॉन को ही डार्क एनर्जी कह लेते हैं, इसी को गॉड पार्टिकल कह लेते हैं, गॉड पार्टिकल्स, है ना। हिग्स बोसॉन, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, गॉड पार्टिकल्स के कई सारे नाम इसके दिए गए हैं और इन्हीं के आधार पर यह माना जाता है कि इन्हीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति। एक और नाम है इसका, एक और डायमेंशन, डायमेंशन का हिंदी अर्थ होता है विमान, है ना। तो हिग्स बोसॉन और ये जितने भी ये नाम मैंने बताए, इनका सबका मतलब एक ही है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम से इनको बुलाया था। किसी ने हिग्स बोसॉन कहा, किसी ने डार्क मैटर कहा, किसी ने डार्क एनर्जी, गॉड पार्टिकल, एक और डायमेंशन, अलग अलग नामों से बुलाया गया। एक्चुअली ये हिग्स बोसॉन है क्या? पहले तो हम हिग्स बोसॉन ही समझ लें, सारे एक ही बात है, कहने का मतलब एक ही बात है। तो हिग्स बोसॉन क्या है? हिग्स बोसॉन वास्तव में ब्रह्मांड निर्माण की सूक्ष्म इकाई है। ब्रह्मांड निर्माण की सूक्ष्म इकाई है, यानी कि इन छोटी छोटी चीजों से धीरे धीरे विशालकाय पिंडों का निर्माण होगा, विशालकाय ग्रह वगैरह ये सारे इनसे बने हैं। इसका मतलब ये है, ये छोटी से छोटी वो इकाई, वो मैटर है छोटा सा, जिससे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, यानी हमारा सौर परिवार है या हमारा पृथ्वी ही क्यों ना हो, ये सब इन छोटे छोटे जो कहते हैं ना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है ना। इस तरीके से ये ब्रह्मांड निर्माण में जो पदार्थों का जो प्रयोग किया गया है, जो पदार्थों को हमने प्रयोग में बताया गया है कि ये पदार्थ ब्रह्मांड के निर्माण में शामिल थे, उनमें सबसे छोटी इकाई है। इन सब ने मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण किया है। तो ये जो महाप्रयोग हुआ था LHC, जिसको नाम दिया गया, इसमें प्रोटॉन की बीम को प्रकाश की गति से इस सुरंग के अंदर गुजारा गया और हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया, जिसमें विश्व के 1000 से अधिक वैज्ञानिकों ने भाग लिया और ये जिनेवा के अंदर इस प्रकार का प्रयोग किया गया यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च संगठन के माध्यम से। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में ये बताइए बात आपको। और इसमें एक तथ्य और भी है कि CERN, जो CERN है ना, ये इसने एक काम
CERN ने ये किया था इन्होंने 4 जुलाई को, और ये वर्ष थी 2012। 4 जुलाई 2012 को इन्होंने ये रिसर्च कर करके एक खोज की थी। क्या नाम था उसका? एक सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की थी, और इसी सब एटॉमिक पार्टिकल में 15 अरब वर्ष पूर्व जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, जैसा कि बिग बैंग की थ्योरी कहती है, उसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य छुपे हुए इस सब एटॉमिक पार्टिकल में CERN ने ये सब एटॉमिक पार्टिकल खोज निकाला है अपने रिसर्च के माध्यम से 4 जुलाई 2012 को। तो अब आगे बढ़ाते हैं इस क्लास को। ये अंतरिक्ष के बारे में आज की क्लास है। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आप इसको रोक करके दोबारा से भी देख सकते हैं, और अगर आपको अच्छी लगे ये क्लास तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, जिससे कि और भी अन्य विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। कर्माबाई महाविद्यालय के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है, केवल अपने विद्यार्थी ही नहीं, अपने महाविद्यालय के विद्यार्थी नहीं, कोई भी अन्य विद्यार्थी, बाहर के विद्यार्थियों को भी। आजकल शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, तो ये निःशुल्क है हमारा ये ऑनलाइन क्लास, आप लोग इसको देख सकते हैं। देखिए, हम ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, और इस ब्रह्मांड में क्या है, ब्रह्मांड की संरचना की बात करते हैं। ब्रह्मांड की संरचना कैसी है, ठीक है? तो देखिए, इस ब्रह्मांड की संरचना की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें पहले नंबर पर ब्रह्मांड में क्या क्या है? बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। ये आकाश गंगा कितनी है? 100 अरब, एक अनुमान के मुताबिक 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। कहां पर? हमारे इस ब्रह्मांड में। और एक आकाश गंगा में बहुत सारे तारे होते हैं, और ये तारे कितने होते हैं? एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं। एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं। और तारों से किसका निर्माण हुआ है? ग्रहों का निर्माण हुआ है। और ग्रहों से किसका निर्माण हुआ है? उपग्रहों का निर्माण हुआ है। उपग्रहों के बाद में जो भी टूटता बचता है वो उनका बन जाती है, उनका पिंड कहते हैं उनको, क्षुद्र ग्रह बन जाते हैं। है ना? आप देखते होंगे कि रात्रि के समय वो लाइन से दिखाई देते हैं, एकदम से तारा टूटता हुआ दिखाई देता है ना। वो एक्चुअली क्या है, वो कोई अंधविश्वास में क्या करते हैं लोग, विष मानने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये भौगोलिक घटना है। और इसमें क्या होता है कि कोई भी उनका पिंड जो है अपने मार्ग से पथभ्रष्ट हो जाता है। इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड है, इतनी सारी तारे, आकाश गंगाएं हैं, तो कोई भी तारा या कोई भी उपग्रह ग्रह ये दिशाभूल होते हैं अपने मार्ग से। तो इस ब्रह्मांड में वायु भी है, तो वायु के साथ तो वो टूट करके अपने कक्षा से दूसरे ग्रह की ओर आकर्षण के कारण उस ओर जा रहे होते हैं। तो उसके वायुमंडल में घर्षण के कारण, घर्षण होता है, आप दोनों हाथों को यूं घिसेंगे तो गर्मी सी आएगी हाथों में, तो ऐसे ही वो आकाश
ब्रह्मांड में वो टूट करके जो पिंड है वो वायुमंडल में जाता हुआ घर्षण कर रहा है, वो घिस के जा रहा है वायु के साथ में, है ना। तो घिसने से क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है और वो ऊष्मा के कारण उसमें अग्नि उत्पन्न हो जाती है और वो अग्नि ही हमको चमकती हुई दिखाई देती है, लाइन से जो दिखाई देती है चमकीली, वो होती है एक्चुअली। और आगे जाकर के वो खत्म हो जाती है क्योंकि वो घर्षण के कारण पूरा पिंड, उनका पिंड जलकर नष्ट हो जाता है ना। तो ये जब तारे टूटते हैं जो दिखाई देते हैं, लोग विष मांगते हैं, वो विष नहीं, वो तो भौगोलिक घटना है, भौगोलिक घटना है वो, ठीक है ना। तो देखिए ब्रह्मांड किससे बना है, बहुत सारी आकाश गंगाओं से, बहुत सारी, और वो आकाश गंगा कितनी है, 100 अरब। और एक आकाश गंगा बहुत सारे तारों से मिलकर के बनी है, और एक आकाश गंगा में कितने तारे होते हैं, 100 अरब होते हैं। और एक तारे के कई ग्रह होते हैं, जैसे सूर्य क्या है, सूर्य भी क्या है, एक तारा है, सूर्य हमारा क्या है, तारा है। और इसके ग्रह कितने हैं, 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे लेकिन अब 8 है ना। और इन 8 के भी, इनके भी कई उपग्रह के भी, उपग्रह के भी कई छोटे छोटे पिंड हो सकते हैं जो आसपास चक्कर लगा रहे होते होंगे, कई सारे होते हैं। तो देखिए इन 8 में से एक पृथ्वी है हमारी ग्रह, सूर्य के 8 ग्रह हैं, एक पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों तरफ क्या लगा रहा है, चक्र, चंद्रमा, चंद्रमा उपग्रह है, यानी कि ग्रह पृथ्वी है और उपग्रह चंद्रमा है। तो ग्रह से उपग्रह है ना। इस प्रकार से ब्रह्मांड की रचना में या संरचना में इस प्रकार का तत्व होता है, और इनमें बीच में गैस रहती है, यानी वायु रहती है ना। और अलग अलग जो ग्रह हैं, ग्रहों के ऊपर किसी में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है, किसी में हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है, किसी में हीलियम की मात्रा ज्यादा है। लेकिन जो तारे हैं, तारे में हाइड्रोजन और हीलियम ही होता है। तारे में अपनी रोशनी होती है, स्वयं चमकते हैं, लेकिन ग्रह अपनी रोशनी से नहीं चमकते, वो तारे की रोशनी से चमकते हैं। तारे का प्रकाश आता है इसके ऊपर तब ये चमकते हैं, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है ग्रहों में। और उपग्रह भी तारे के प्रकाश से चमकते हैं। सूर्य हमारा तारा है ना। तो इस प्रकार से ये मैंने संरचना के बारे में बताया, एक बार आप इसको भी देख लीजिएगा। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, मैं जल्दी जल्दी इसको समाप्त करता हूं। फिर देखिए जो हमारी जो आकाश गंगा है, अब मैं अपनी आकाश गंगा पे आता हूं। हमारी जो आकाश गंगा है जिसमें हमारा सौर परिवार है ना, हमारी जो आकाश गंगा है उसको क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है, मंदाकिनी। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है, मंदाकिनी। ये विद्वानों ने नाम रखे हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। और ये मंदाकिनी का आकार कैसा है, सर्पिल, सर्पिल आकार में है मंदाकिनी। देखिए हमारी जो आकाश गंगा है उसका आकार देखिए ये है। इस प्रकार से है। और जो हमारा सूर्य है, हमारा सूर्य एक भुजा में है, यहाँ पर, ये हमारा जो सौर परिवार है वो यहाँ पर है। जो सौर परिवार है वो इस आकाश गंगा के, जिसको कि मंदाकिनी नाम दिया जाता है, उस सौर परिवार इस मंदाकिनी की एक भुजा में है। ये सर्पिल आकार की मंदाकिनी है। और इस मंदाकिनी में बहुत सारे असंख्य तारे हैं, ये तारे हैं ऐसे बहुत सारे तारे, असंख्य। ये सब तारे, सूर्य भी एक तारा है, सूर्य का अपना एक परिवार है, इसके चारों तरफ चलता रहता है, बहुत ही कम एरिया को कवर करता है सौर परिवार। तो सौर परिवार भी अपने आप में बड़ा विशाल है, लेकिन इस हमारी आकाश गंगा जिसको कि मंदाकिनी कहते हैं, इसमें भी भुजा में एक जगह छोटा सा स्थान है, बहुत छोटा सा, ठीक है। अब इसी क्रम में सर्पिल आकार है इसका। और आगे की तीसरी जानकारी में एक आपने वो देखा होगा, रात्रि के समय सोते ना, सफेद रंग के जो
पट्टी सी दिखाई देती है ना, उसको कहते हैं मिल्की वे। गर्मियों के समय में एक धुआं जैसा, एक बादल जैसा दिखाई देगा ना, पट्टी जैसा, तो वो क्या कहलाता है? मिल्की वे कहलाता है ना। दृश्य पथ, जिसको दृश्य पथ भी कह देते हैं, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ, दृश्य पथ। दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला, इसको दुग्ध मेखला भी कह देते हैं, ठीक है। मिल्की वे, दुग्ध मेखला, दृश्य पथ भी कह देते हैं ना। तो ये सर्कल आकार में एक छोटा सा स्थान है मिल्की वे। बहुत से लोग मिल्की वे बोलते हैं हमारी आकाशगंगा को। हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे नहीं है, हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। और मिल्की वे तो उसमें एक सफेद रंग की पट्टी है जो धुआं जैसा दिखाई देता है। तो ये आप समझ गए होंगे बात को। आप स्क्रीनशॉट लेना चाह लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं। ये हमारी आकाशगंगा के बारे में मैंने आपको बताया। जल्दी से और आगे बढ़ाता हूं चीजों को। देखिए, हमारी आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा जिसका नाम क्या है? मंदाकिनी। मंदाकिनी जिसका नाम है, और मंदाकिनी से सबसे नजदीक की जो आकाशगंगा है उसका नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा ये भी क्या है? मंदाकिनी हमारी आकाशगंगा है, ये हमारी आकाशगंगा है, और ये हमारी नजदीकी आकाशगंगा है। नजदीकी आकाशगंगा है एंड्रोमेडा, हमारी आकाशगंगा की सबसे नजदीकी आकाशगंगा है। और एक तथ्य इसमें है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला, ओरियन नेबुला क्या है कि हमारी आकाशगंगा में चमकीले तारों का समूह है। हमारी उस आकाशगंगा में चमकीले तारों का एक समूह है, उसको ओरियन नेबुला कहते हैं। चमकीले तारों का समूह आप देखते होंगे, चमकीले तारे दिखाई देते हैं ना, छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं, उनका एक समूह दिखाई देता है, उसको कहते हैं ओरियन नेबुला। एक आपने सुना होगा क्वेसर। क्वेसर एक्चुअली क्या है? ओरियन नेबुला तो चमकीले तारों का समूह है, लेकिन क्वेसर भी एक समूह होता है। वो बारीक बारीक से तारे दिखाई देते हैं। कई बार आप देखेंगे ऊपर छोटे छोटे से तारे, बहुत सुई की नोक के बराबर के छोटे छोटे बहुत सारे एक जगह दिखाई देते हैं, उसको कहते हैं क्वेसर। छोटे तारों का चमकीला समूह। ये तारे छोटे नहीं होते, ठीक है, विशालकाय होते हैं, लेकिन हमको छोटे छोटे दिखाई देते हैं, बहुत ही ज्यादा इकट्ठे होते हैं। ये जो है यहाँ पर क्वेसर के अंदर बहुत ज्यादा रोशनी होती है, रोशनी बहुत ज्यादा होती है, और ये नेबुला से ज्यादा रोशनी होती है क्वेसर के अंदर। और आगे एक करते हैं, हम इसको मिटा देता हूँ क्योंकि जगह कम है। जो हमारा सूर्य है, हमारा जो सूर्य है वो जो आकाशगंगा की जो परिक्रमा करता है, आकाशगंगा की जो परिक्रमा करता है, तो वो कितने टाइम में कर लेता है? वो कर लेता है 20 करोड़ वर्ष में। 20 करोड़ वर्ष में आकाशगंगा की परिक्रमा कर लेता है, ठीक है। अब देखिए आगे करते हैं कि प्रोक्सिमा सेंचुरी, एक तारे का नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी ये तारा हमारे सूर्य का सबसे निकटवर्ती तारा है, यानी कि सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। और ये सूर्य से कितनी दूर है? ये सूर्य से दूर है 4.3 प्रकाश वर्ष। 4.3 प्रकाश वर्ष।
कितनी दूर है सूर्य से, यानी कि सूर्य का सबसे निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, और ये प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अब इसमें देखिए एक अंतिम तथ्य में आपको जोड़ देता हूँ, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तथ्य जुड़ते जाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे की चर्चा करूंगा। मैं एक लास्ट तथ्य की बात करता हूँ, वीडियो काफी लंबा हो गया है इसलिए। ओरियन नेबुला वगैरह ये काफी चीजें इसमें हमने जोड़ी है। अगर हम अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं और दूरबीन का निर्माण करने वाले गैलीलियो की चर्चा नहीं करें तो ये उनके साथ न्याय नहीं है। यहाँ हमको गैलीलियो के बारे में भी चर्चा करना आवश्यक है ना। तो दूरबीन निर्माण करने वाले वैज्ञानिक थे गैलीलियो, इनका नाम आपने सुना ही है। तो गैलीलियो ने एक काम किया था 1609 ईस्वी में, 1609 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था कि दूरबीन और हाई लेवल की दूरबीन का विकास करके इन्होंने क्या किया था कि अनजाने तारों की खोज की। अनजाने तारों की खोज की कब की इन्होंने? 1609 ईस्वी में अनजान तारों की खोज की 1609 ईस्वी में। और क्या हुआ कि 2009 में इनके इस कार्य को, इस खोज वाले कार्य को पूरा होने के कारण विश्व के विभिन्न विद्वानों ने, यानी कि IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी अंतरराष्ट्रीय खगोलविदों के संगठन द्वारा 2009 में खगोल वर्ष के रूप में घोषित किया। वर्ष 2009 को खगोल वर्ष के रूप में घोषित किया। किसने? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा, अंतरराष्ट्रीय खगोलविद संगठन द्वारा। क्यों? क्योंकि 1609 में गैलीलियो ने अनजाने तारों की खोज की थी। ये बहुत ही, और इस खोज के कारण ब्रह्मांड के कई रहस्य सुलझने लगे, कई रहस्यों के बारे में पता चला। वीडियो काफी लंबी हो गई है, इसलिए मैं अपने इस वीडियो को यहाँ विराम दूंगा और आगे आप जुड़े रहें। कन्वाबाई महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपको बढ़िया क्लासेस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार।